अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्कल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, आज के लेक्चर के अंदर जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इंस्टॉलमेंट सेल। और ये चैप्टर बीकॉम पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत लेंथी चैप्टर है। और इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को अच्छी खासी प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पूछा जाता है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम इसकी तमाम बेसिक बातें डिस्कस करेंगे और आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है ना? अच्छा जी, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं दो डेफिनेशन, दो पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं कि भाई बेसिकली इंस्टॉलमेंट सेल होती क्या है। जिस तरीके से आम नॉर्मल जो अब तक अकाउंटिंग आप पढ़ते हुए आए हैं कि सेल्स आप मर्चेंडाइज बेचते थे तो सेल्स होती थी और उसके अंदर जब आप कैश पर बेचते थे तो कैश डेबिट करते थे, सेल्स क्रेडिट होती थी। और उधार पर जब बेचते थे तो सेल्स क्रेडिट और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होता था। यहां पर भी कुछ इसी तरीके का प्रोसीजर होगा, लेकिन उससे पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि एन इंस्टॉलमेंट इज अ financing arrangement in which the seller allows the buyer to make payments over an extended period of time. In an installment sale, the buyer receives the good at the beginning of the installment period and makes payment over an installment period. Revenue and expenses are recognized at the time of cash collection and not at the time of sale. ठीक है जी, कह रहे हैं कि भाई इंस्टॉलमेंट सेल फाइनेंसिंग की एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसके अंदर क्या होता है कि सेलर जो है ना, सेलर वो बायर को अलाउ करता है कि भाई तुम पेमेंट बाद में दे देना। ठीक है ना, एक टाइम पीरियड दे देता है कि इतने इतने वक्त में तुम पेमेंट दे देना, सामान जो भी गुड है वो अभी ले जाओ। ठीक है ना, यानी कि इन इंस्टॉलमेंट सेल बायर जो है ना, खरीदने वाला, वो गुड्स को पहले ही रिसीव कर लेता है और बाद में उसकी जो पेमेंट है वो वक्तन फवक्तन उसकी पेमेंट इंस्टॉलमेंट पीरियड में पे करता रहता है। जो टाइम पीरियड इसमें इन्वॉल्व होता है उसको इंस्टॉलमेंट पीरियड कहा जाता है और जो अमाउंट दी जाती है उसको इंस्टॉलमेंट कहा जाता है। ठीक है ना, इसके अंदर जो रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस होते हैं वो रिकॉग्नाइज कब होते हैं? जब आपकी कैश कलेक्शन होगी। इसके हवाले से भी हम रियलाइज और अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है ना, जब सेल करेंगे उस वक्त इसके एक्सपेंस और रेवेन्यू या गेन और लॉस की रिकॉग्निशन नहीं होगी। ठीक है जी, यानी कि इसके अगर हम एक एग्जांपल लें कि 5 लाख रुपए का आपने एक सामान बेचा है, ठीक है ना, और उसकी कॉस्ट आपके पास कितनी थी? यहाँ पर मैं सेल लिख देता हूं और कॉस्ट जो है वो 3 लाख रुपए की थी ना। तो इस 3 लाख को क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल। जो माल आपने 5 का बेचा वो 3 का था, वो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स कहलाएगा। और ये 5 लाख का बेचा तो इंस्टॉलमेंट सेल्स कहलाएगा। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो क्या आएगा? आंसर 2 लाख आएगा, जिसको अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे। ठीक है ना, यानी कि 2 लाख का प्रॉफिट, लेकिन अभी आपको रिसीव हुआ नहीं है वो, क्योंकि अभी तक आपकी कैश कलेक्शन नहीं हुई। तो जैसे जैसे कैश कलेक्शन होती जाएगी इसमें से उतना उतना पार्ट आपका प्रॉफिट में रियलाइज्ड होता जाएगा, जिसका कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है जी, उसके बाद एक सेकंड डेफिनेशन पढ़ते हैं, एक और पॉइंट पढ़ते हैं, मजीद आपका कॉन्सेप्ट खुलेगा। कह रहे हैं goods purchased by buyer by paying a small amount of the total amount of goods at the time of purchases of goods and agrees to pay the remaining amount in equal installment in equal interval of time is known as installment. The first time payment is known as down payment. In an installment sale the risk and reward are transferred to the buyer. ठीक है जी, अब जैसे मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ कि 5 लाख का माल बेचा है, 5 लाख की चीज थी, गाड़ी थी या कुछ भी चीज थी, वो 5 लाख की आपने बेच दी। ठीक है जी, तो इसमें क्या हुआ कि बायर ने ये चीज खरीद ली और इसके बदले में स्मॉल अमाउंट वो पे करेगा टोटल अमाउंट में। अब टोटल अमाउंट कितनी है? 5 लाख है। एट द टाइम ऑफ परचेज भी वो कुछ एक पेमेंट पे करेगा जिसको आप क्या कहते हैं? डाउन पेमेंट, इनिशियल पेमेंट जो कहलाती है। ठीक है ना, और बाद में एक छोटी छोटी अमाउंट इक्वल टाइम पीरियड के हिसाब से वो पे करता रहेगा। यानी कि 5 लाख में से फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि उसने 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दी
बाकी रह गए 3 लाख। 3 लाख में से उसने इंस्टॉलमेंट बनाई या हमने उसको इंस्टॉलमेंट बनाकर दे दी कि भाई 50,000 एक बारी में पे किए, 50 दूसरी बारी में, फिर तीसरी बारी में 1.5 लाख हो गए, फिर चौथी बारी में 2 लाख हो गए, पांचवी बारी में 2.5 लाख हो गए, फिर छठी बारी में, तो ये टोटल 3 लाख रुपए हो गए। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 इंस्टॉलमेंट आपने 5,000 रुपए वाली बना दी। और ये सालाना की बेस पर बना दी आपने, क्वार्टरली बना दी, सेमी एनुअली बना दी। सेमी एनुअली का मतलब होता है कि साल में 2 इंस्टॉलमेंट पे कर देगा। मंथली भी हो सकता है कि हर महीने वो इंस्टॉलमेंट पे करेगा। तो जो फर्स्ट टाइम पेमेंट होगी उसको डाउन पेमेंट बोलते हैं, इनिशियल पेमेंट होगी। और जो बाद में इक्वल अमाउंट से पे की जाएगी उसको क्या कहेंगे, इंस्टॉलमेंट अमाउंट कहेंगे। तो इंस्टॉलमेंट सेल्स के अंदर जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो यानी कि ओनरशिप वो बायर को ट्रांसफर कर दी जाती है। ठीक है ना। यानी कि ये यहाँ नीचे टेक भी आप देख लें कि आप खरीदें अभी और पेमेंट बाद में आराम से करते रहें। ठीक है। तो इसमें ये होता है कि नॉर्मली जो खरीदने वाला होता है उसको ये सामान थोड़ा ज्यादा अमाउंट का पड़ रहा होता है। यानी कि अगर एक चीज 50,000 रुपए की थी तो इंस्टॉलमेंट देते 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 वो 60,000 तक पहुंच जाती है। तो इसमें थोड़ा सा उसका अमाउंट के अंदर या पैसों के अंदर नुकसान भी होता है। लेकिन क्या कि अभी पैसे ना होने के वजह से का या कम पैसे होने की वजह से उसके पास एसेट तो आ गया और उसकी वो यूटिलाइजेशन कर सकता है। ठीक है जी। तो ये इंस्टॉलमेंट सेल का बेसिकली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम आगे चलते हैं और इसके कुछ मजीद कॉन्सेप्ट्स के हवाले से डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, इंस्टॉलमेंट सेल मेथड ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन। यानी कि हमारा रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा, कब हम उसको बोलेंगे कि भाई हमें रेवेन्यू मिल चुका है। तो द इंस्टॉलमेंट सेल मेथड ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन डिफर रेवेन्यू रिकॉग्निशन अंटिल कैश फ्रॉम द सेल इज रिसीव्ड। ठीक है ना। जब तक हमें सेल का कैश, जो हमने माल बेचा है, इंस्टॉलमेंट सेल्स की है, उसकी कैश कलेक्शन नहीं हो जाती, तब तक हमारा रेवेन्यू जो है वो डिफर रहेगा। डिफर से मुराद अनरियलाइज्ड है, अभी रियलाइजेशन नहीं हुई, अभी वो हमें मिला नहीं है। रेवेन्यू हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है। एज अ रिसीवेबल ही रिकॉर्ड किया जाएगा। देयरफॉर द इंस्टॉलमेंट सेल मेथड इज अ कंजर्वेटिव मेथड of revenue recognition as revenue is not immediately recognized at the point of sale। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंस्टॉलमेंट सेल जो है वो एक कंजर्वेटिव मेथड है जिसके अंदर रेवेन्यू रिकॉग्निशन फौरन से नहीं होती, यानी कि एट द पॉइंट ऑफ सेल नहीं होती कि जैसे ही माल बेचा तो हमें पता लग गया ओ भाई हमारा इतना रेवेन्यू हो गया या हमें इतना गेन या लॉस हो गया। तो ये तभी होगा जब हमारे पास कैश की कलेक्शन हो जाएगी या उसी वक्त हम कहेंगे कि ये रियलाइज्ड हो गया, ये प्रॉफिट हमें हासिल इतनी अमाउंट का हो गया। उसके बाद सेकंड टर्मिनोलॉजी हमारे पास एक और आ रही है जिसको कहेंगे कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स। ठीक है ना। जो हमने इंस्टॉलमेंट सेल की उसकी कॉस्ट कितनी थी, वेरी इजी। जैसे कि हम आम उसमें बोलते थे कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट है तो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल, कॉन्सेप्ट इसका सेम रहेगा। द कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड, जो मर्चेंडाइज आपने बेची है उसकी कॉस्ट कौन सी, इंस्टॉलमेंट बेसिस पर, तो उसको क्या कहा जाता है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स कहा जाता है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय, ये कैसे हासिल होगा, बाय एडिंग नेट परचेजेस इन द इन्वेंटरी बिगिनिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग। ठीक है ना। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी बिगिनिंग में जो है, जो ट्रेडिशनल इनकम स्टेटमेंट आप बनाते हैं उसके अंदर परचेजेस को आप प्लस करवा लें। ठीक है ना। परचेजेस को आप प्लस करवा लें और लेस करवा दें एंडिंग इन्वेंट्री को, तो आपके पास क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स आ जाता है, जिसको आगे मैं कंप्यूट करके बताऊंगा भी। और लास्ट में हम इन सब चीजों का एक चार्ट बनाएंगे जिसमें समरी होगी पूरे चैप्टर की। तो ये इसके बाद हमारे पास कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स के बाद अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट की टर्मिनोलॉजी है। अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट is referred to the total gross profit from the sale of merchandise on installment basis। installment basis के ऊपर जो आपने मर्चेंडाइज सेल की उससे हासिल होने वाला जो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट है उसको क्या कहा जाता है, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, विच हैज नॉट बीन कलेक्टेड, जो कि अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ। इट इज ऑल्सो नोन एज डिफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल दी कि 5 लाख का माल बेचा, जो कि कितना था, जो उसकी कॉस्ट कितनी थी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 3 लाख की थी, तो डिफरेंस निकाला आपने इसके बीच का, तो 2 लाख आपका अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो जब तक आपकी कैश कलेक्शन नहीं होगी तो ये भी रियलाइज नहीं होगा। तो इसके निकालने के लिए हमें एक रेट निकालना पड़ेगा। ठीक है। वो रेट निकालना भी आपको मैं सिखाऊंगा। तो
अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट यूजीपी आप कह लें, इसको डिफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट भी कहा जाता है, यानी कि वो प्रॉफिट जो कि अभी रियलाइज नहीं हुआ, हासिल नहीं हुआ, कलेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद आपके पास है रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, द प्रॉफिट ऑन सेल ऑन मर्चेंडाइज ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस कलेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड आउट ऑफ टोटल अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट इज कॉल्ड रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। जैसे कि ये एग्जांपल लें कि 2 लाख का अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट था, तो इंस्टॉलमेंट सेल्स पर जो सामान आपने बेचा इंस्टॉलमेंट बेसिस पर, उसके ऊपर जो प्रॉफिट हासिल हुआ उसमें से जो कलेक्ट हो गया, यानी कि 2 लाख में से अगर मैं कहूं कि 50,000 जो है वो कलेक्ट हो गया, तो वो रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट कहा जाएगा। जितनी की कलेक्शन हुई उस पर एक रेट अप्लाई होगा, उस कलेक्शन पर रेट अप्लाई करके देखेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट उसके अंदर से हासिल हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे। इन अदर वर्ड्स इट इज द प्रॉफिट विच हैज बीन कलेक्टेड ड्यूरिंग द प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड, यानी कि ये वो प्रॉफिट है जो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड या उस ईयर में आपको हासिल हुआ है या कलेक्ट हुआ है। ठीक है जी, तो ये टर्मिनोलॉजी भी हो गई, बहुत आसान सा पार्ट है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ रहा है कंप्यूटेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स। इंस्टॉलमेंट सेल्स को कैसे कंप्यूट करते हैं, हमारे पास अब तमाम तकरीबन फॉर्मूलाज और एंट्रीज ही आएंगी। तो इंस्टॉलमेंट सेल्स हमारे पास किस तरीके से आएगी, ट्रेडिशनल तरीका, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग जो है उसमें नेट परचेजेस ऐड करवा देंगे, रिटर्न वगैरह है तो उसको लेस करवा देंगे। जब ऐड करवाएंगे तो हमारे पास मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा, लेस करवा देंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल, उसके बाद हमारे पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये तो ट्रेडिशनल तरीका है। उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, डीजीपी आप कह लें, डिफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कह लें, यूजीपी कह लें, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। तो कैसे निकलेगा कि इंस्टॉलमेंट सेल के जितने का सामान बेचा, जैसे मैं प्रीवियस एग्जांपल देता आ रहा हूँ, 5 लाख में से माइनस किया कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल जो थी वो फॉर एग्जांपल 3 लाख की थी, तो आपके पास अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट कितने का आ जाएगा, 2 लाख रुपीस का आ जाएगा। कि ये प्रॉफिट है जो कि अभी कलेक्ट नहीं हुआ और इसको कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट रेट, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट का रेट निकालना पड़ेगा ताकि इसको बाद में हम कलेक्शंस पर अप्लाई करें तो उससे हमें पता लग जाए कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना रियलाइज हुआ है। तो अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा इंस्टॉलमेंट सेल्स की बेसिस के ऊपर। अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट या डिफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड करवाएंगे इंस्टॉलमेंट सेल से, मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से, तो आपके पास इंस्टॉलमेंट सेल्स का रेट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कितना था, 2 लाख का था, और आपके पास इंस्टॉलमेंट सेल जो है वो 5 की थी, डिवाइड करवाएंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से, तो आपके पास अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि आपकी सेल के ऊपर आपको 40% का जो है वो टोटल प्रॉफिट हुआ है। तो उसको आप कलेक्शन पर अप्लाई करेंगे, जितनी कलेक्शन होगी उसका 40% जो होगा वो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आता जाएगा। अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो कंप्यूटेशन ऑफ कैश कलेक्शन का है। कैश कलेक्शन का हमारे पास यहाँ पर 3 फॉर्मूला है, 3 तरीकों से कैश कलेक्शन हासिल हो सकती है। करंट ईयर की अगर आपको कैश कलेक्शन निकालनी है इस साल की, तो इस साल की जो इंस्टॉलमेंट सेल्स है उसमें से आप इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग का जो है, यानी कि जो कि अभी कलेक्ट नहीं हुआ, कलेक्ट करना है, उसको आप माइनस करवा दें तो आपके पास करंट ईयर की कैश कलेक्शन निकल जाएगी। और अगर आपको कैश कलेक्शन निकालनी है प्रीवियस ईयर की, तो आप क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल बिगिनिंग उसमें से माइनस करवा दें इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग, और उसमें से माइनस करवा दें इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल जो कि कैंसिल हुआ। कैंसिल के सूरत में होता है, रिपोजिशन के केस में होता है कि जब आप किसी कस्टमर को इंस्टॉलमेंट पे दें और वो आपकी इंस्टॉलमेंट भर ना पाए, तो आप उससे एसेट जब वापस ले लेते हो तो उससे जो अमाउंट कलेक्ट नहीं हो पाती उसको इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल कहा जाता है। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास एक और फॉर्मूला होता है कैश कलेक्शन का कि डाउन पेमेंट जो आपको शुरू में मिली उसमें जितनी भी इंस्टॉलमेंट अभी तक आपको रिसीव हो चुकी है वो आप प्लस करवा लें, तो आपको टोटल कैश कलेक्शन आपके पास कंप्यूट होकर आ जाएगी। तो वक्तन फवक्तन जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे तो उसमें जैसे जैसे कंडीशन आएगी तो उस हिसाब से हम फॉर्मूला आपको लगाना सिखाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, कंप्यूटेशन ऑफ रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो कि हमें एक्चुअली कलेक्ट हुआ है, तो वो कैश कलेक्शन मल्टीप्लाई बाय अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, जैसे कि अभी ये मैंने आपको ऊपर निकाल के दिखाया, इस पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कैश कलेक्शन हुई 3 लाख रुपए की, ठीक है ना, 3 लाख की कैश कलेक्शन हुई। इसके ऊपर अगर मैं 40% लगा दूं जो हमारे पास ऊपर एग्जाम्पल चलती भी आ रही है, रेट हमने निकाला है तो 3 4 12 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 100 से, तो 3 लाख की कैश कलेक्शन में 1,20,000 रुपए का हमारे पास क्या आ जाएगा,
1000 का जो है हमारे पास रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, बाकी का 180 हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो कैश कलेक्शन का आ जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर चल रहा है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, मजीद बात करते हैं और क्या हमारे पास आ रहा है। तो आगे आपके पास एक और फॉर्मूला है कि कंप्यूटेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल बिगिनिंग कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, वो कैसे निकालेंगे दोनों चीजें कि अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट जो आपके पास है, जो टोटल आया है, जैसे कि पीछे की एग्जांपल में 2 लाख था, उसको आप डिवाइड करवा देंगे अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट रेट से, जो कि 40% आया था, उससे जब आप डिवाइड करवा देंगे, ठीक है जी, तो आपके पास इंस्टॉलमेंट सेल्स आ जाएगी। इंस्टॉलमेंट सेल या इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल बिगिनिंग कि जितना आपको रिसीव करना होता है। ठीक है जी। तो अगर इसको मैं डिवाइड करवाऊंगा 2 लाख को 40% से, तो ये आपके पास 5 लाख आंसर निकाल के देगा, जो कि हमारी एग्जांपल में 5 लाख की इंस्टॉलमेंट सेल चलती हुई आ रही थी। ठीक है। तो इस केस में जैसे कि आपको इंस्टॉलमेंट सेल मौजूद नहीं है और आपके पास अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट मौजूद है और उसका रेट मौजूद है, तो आप डिवाइड करवाकर उस साल की या बिगिनिंग इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल या इंस्टॉलमेंट सेल्स निकाल सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक और पार्ट है कि कंप्यूटेशन ऑफ लॉस और डिफॉल्ट। अगर कोई कस्टमर डिफॉल्ट कर जाए तो उसमें लॉस की कंप्यूटेशन किस तरीके से होगी। कह रहे हैं कि इफ द बायर इज अनएबल टू पे नहीं कर सकता फर्दर इंस्टॉलमेंट, एंड द सेलर इज अनएबल टू रिपोसेस हिज गुड फ्रॉम द बायर, और जो सेलर है जिसने गुड बेची है वो उससे रिपोजेशन का मतलब होता है कब्जे से बहाली, यानी कि उससे अपना एसेट वापस नहीं ले सकता, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको डिफॉल्ट कहा जाएगा। तो इस केस में आप क्या करेंगे, कैसे कंप्यूटेशन होगी लॉस की। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल, कैंसिल से मुराद क्या है कि जितना अकाउंट रिसीवेबल आपको कलेक्ट नहीं हो पाया। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 5 लाख का माल बेचा था, 5 लाख में से 3 लाख की कलेक्शन कर दी और 3 लाख के बाद अब 2 जो रह गया वो कस्टमर पे नहीं कर पा रहा और वो एसेट भी नहीं दे पा रहा, तो ये जो अकाउंट रिसीवेबल 2 लाख के वो कैंसिल्ड है, यानी कि आपको कलेक्ट नहीं हो पाएगा। उसमें से आप माइनस करवाएंगे डीजीपी, यानी कि डिफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट या रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट फॉरगॉन। जाहिर सी बात है 2 लाख जब नहीं मिला तो उसका उसमें से प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 लाख का 40% अगर हम लगाएं, 2 4 8 80,000 का प्रॉफिट जो है वो बनेगा, यानी कि इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल मल्टीप्लाई बाय डिफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का रेट मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 80,000 का, ये 2 लाख का आपके पास अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल, 80,000 का आपके पास क्या हो जाएगा, ये रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट फॉरगॉन आ जाएगा। तो 120,000 जो आपके पास है वो क्या आ जाएगा, लॉस ऑन डिफॉल्ट, लॉस हो जाएगा कि डिफॉल्ट हो गया। ठीक है ना, यानी कि ना आप कलेक्शंस कर पाए, ना प्रॉफिट आया आपके पास और ना ही आपके पास आपका एसेट वापस आ सका। ओके जी। उसके बाद आपके पास क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन रिपोजेशन। रिपोजेशन यानी कि वापस आ जाए एसेट। इफ द बायर इज अनएबल टू पे, बायर पे नहीं कर सकता फर्दर इंस्टॉलमेंट, एंड द सेलर रिपोजेस हिज गुड, अपनी गुड्स अपना सामान जो है वो वापस ले ले बायर से, तो इसको क्या कहा जाता है, रिपोजेशन ऑफ मर्चेंडाइज, यानी कि आपने उसकी कब्जे से बहाली करवा ली। इसमें थोड़ी सी कंप्यूटेशन ज्यादा हो जाएगी 2 पॉइंट्स की। पहले तो वही रहेगा कि इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कितना कैंसिल हुआ, जितना आप कलेक्ट नहीं कर पाए, उसमें से आप माइनस करवा देंगे कि कितना रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, ये अनरियलाइज इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल मल्टीप्लाई बाय डिफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करवाकर आप निकालेंगे कितना ग्रॉस प्रॉफिट आपका चला गया जो कि कलेक्ट नहीं हो पाया। तो आपके पास उस एसेट की आ जाएगी बुक वैल्यू, और उसमें से आप माइनस करवाएंगे मर्चेंडाइज रिपोजेट एट फेयर मार्केट वैल्यू, की मार्केट वैल्यू उसमें कितनी चल रही थी। तो अगर आपकी बुक वैल्यू ज्यादा है और मार्केट वैल्यू कम है, मार्केट वैल्यू कम है, तो इट मींस आपको लॉस है, और मार्केट वैल्यू आपको ज्यादा है और बुक वैल्यू आपकी कम है तो आपको गेन हो जाएगा। ठीक है जी। तो उस सूरत में हम आपको कंप्यूटेशन भी करके बताएंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे कि गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है रिपोजिशन के ऊपर, कि आपने उससे एसेट वापस ले लिया तो वो वापस लेना एसेट आपको फायदेमंद साबित हुआ या उससे आपको लॉस हुआ। उसके बाद हमारे पास अब यहाँ पर जो सेशन स्टार्ट हो रहा है वो एंट्रीज का हो रहा है। तो आपके पास इसके अंदर जो एंट्रीज आएंगी, जनरल एंट्रीज अंडर परपीचुअल सिस्टम। तो परपीचुअल सिस्टम के अंदर अगर आपके पास एंट्रीज आएंगी तो सबसे पहले जब आप मर्चेंडाइज परचेज करेंगे उधार पर तो क्या एंट्री बनाएंगे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट। जब आप पीरियोडिक के अंदर बना रहे होते हैं तो मर्चेंडाइज की जगह आप परचेज लिखते हैं, तो यहाँ पर आप मर्चेंडाइज डेबिट लिखेंगे विद द अमाउंट ऑफ परचेज, और उधार पर खरीदे तो अकाउंट पेबल क्रेडिट विद द अमाउंट ऑफ पेबल।
उसके बाद अगर सेकंड एंट्री आएगी सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, इंस्टॉलमेंट बेसिस पर अगर आप मर्चेंडाइज बेचते हैं तो एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि पैसे अभी रिसीव नहीं किए तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा कि कलेक्शन करनी है, और इंस्टॉलमेंट सेल्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये वो आम उस तरीके से है जैसे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट करते थे, यहाँ इंस्टॉलमेंट है तो पीछे इंस्टॉलमेंट का वर्ड लगा दिया जाएगा और दोनों की अपनी अपनी अमाउंट आ जाएगी। इसी तरीके से थर्ड एंट्री क्या होगी, कैश कलेक्शन ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, या डाउन पेमेंट आपको रिसीव हो जाए तो कैश, इसका मतलब आपने कैश रिसीव किया या डाउन पेमेंट आई तो तब भी कैश रिसीव किया तो कैश डेबिट हो जाएगा, कैश कलेक्शन की अमाउंट से या डाउन पेमेंट की अमाउंट से। और अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, जितना जितना कलेक्ट होता जाएगा तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कम होता जाएगा अमाउंट ऑफ कलेक्शन से। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास अगर पेमेंट टू सप्लायर, सप्लायर को आप पेमेंट करते हैं क्योंकि उधार पर खरीदा था तो लायबिलिटी आपकी कम हो जाएगी, अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएगा विद द अमाउंट ऑफ कैश पेड, जितना कैश पे किया इतनी अमाउंट से अकाउंट पेबल कम हो जाएगा, और कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा, जितना पैसा आपने उसको दिया इतना आपका एसेट कम हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट आपसे अगर एंट्री मांगते हैं एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है ना, कि कोई भी एक्सपेंस आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह, सैलरीज वगैरह, वो अगर आप पे करेंगे तो एक्सपेंस बढ़ता है, डेबिट कैश से पे करेंगे, कैश एसेट है, कम हो जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा अपनी अपनी एक्सपेंस और कैश की अमाउंट से। ठीक है जी, तो वेरी इजी एंट्री आपको अच्छे तरीके से पता है। उसके बाद आपके पास मजीद कुछ एंट्रीज हैं कि अगर आप एडजस्टिंग एंट्रीज बनाते हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज का पार्ट भी आपसे खूब मांगा जाता है अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर। तो एडजस्टिंग एंट्रीज के अंदर सबसे पहले आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट हो जाएगा और मर्चेंडाइज हो जाएगा क्रेडिट, क्या आपकी मर्चेंडाइज जा रही है, कम हो रही है, और उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट जो है वो एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट हो जाता है, और अपनी अपनी अमाउंट से ये डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि डिफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो किस तरीके से करेंगे कि क्योंकि एडजस्ट कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो इंस्टॉलमेंट सेल्स हो जाएगा डेबिट, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स हो जाएगा क्रेडिट, डिफरेंस जो आएगा वो अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आपका कहलाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आप रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट है वो अनरियलाइज का ही पार्ट है, तो जितना जितना कलेक्ट होता जाएगा तो रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास क्रेडिट हो जाएगा और अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास डेबिट हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप डिफॉल्ट रिकॉर्ड करते हैं तो डिफॉल्ट के अंदर आपके पास क्या होगा कि आपके पास अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट तो कलेक्ट हो नहीं पाएगा तो वो डेबिट हो जाएगा विद द अमाउंट ऑफ जितना ग्रॉस प्रॉफिट आपका गया वो डिफॉल्ट में, और लॉस जो है, लॉस की नेचर डेबिट होती है, वो डेबिट हो जाएगा, और अकाउंट रिसीवेबल कलेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि कैंसिल हो गया तो वो आपका हो जाएगा क्रेडिट। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास गेन अगर होता है रिपोजिशन के ऊपर, यानी कि आपने कैंसिल कर दिया, उससे माल भी वापस ले लिया, तो मर्चेंडाइज जो वापस आएगी जिस वैल्यू पर वो डेबिट हो जाएगा, मर्चेंडाइज रिपोजेस डेबिट विद रिपोजेस वैल्यू, और जितना प्रॉफिट गया वो डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो अब कलेक्ट हो नहीं पाएगा, इनकम हो नहीं पाएगी। गेन जो है वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट है और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल हुआ, अब कलेक्ट नहीं हो पाएगा तो वो भी क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है वो अगर लॉस हो जाता है रिपोजिशन पे तो तब क्या होगा कि मर्चेंडाइज तो आपके पास एज इट इज वापस आ जाएगी, डेबिट हो जाएगी, जितना ग्रॉस प्रॉफिट आपका गया वो आप कलेक्ट नहीं हो पाएगा तो डेबिट हो गया, लॉस की नेचर डेबिट होती है तो वो भी डेबिट हो जाएगा, बाकी आपका जितना अकाउंट रिसीवेबल है वो कैंसिल होकर क्रेडिट हो जाएगा जो कि इन तीनों की अमाउंट के बराबर होगा। तो ये बहुत आसान सी एंट्रीज थी। आगे चलते हैं, आपके पास क्लोजिंग एंट्रीज अगर आती हैं एक्सपेंसेस की, तो आप कैसे एक्सपेंसेस को क्लोज करते हैं कि एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट हो जाता है, एक्सपेंसेस की नेचर डेबिट होती है वो क्रेडिट हो जाएगा, और लॉस अगर है तो वो भी डेबिट होता है वो क्रेडिट हो जाएगा, एक्सपेंस के साथ ही दोनों की अमाउंट मिलाकर एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में डेबिट हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हम इनकम को क्लोज करें तो इनकम के केस के अंदर रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट की नेचर क्रेडिट होती है तो क्लोज करते वक्त वो डेबिट आ जाएगा, इंटरेस्ट इनकम जो है उसकी नेचर क्रेडिट होती है, क्लोज होगा तो वो भी डेबिट हो जाएगा, गेन ऑन रिपोजिशन है, गेन की नेचर भी क्रेडिट है, उसको क्लोज करेंगे तो वो भी डेबिट हो जाएगा, तीनों या तीनों में से एक या दो या तीनों ही की अमाउंट प्लस करवाकर एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी क्लोजिंग हो जाएगी। तो यहाँ तक की तमाम बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। अब लास्ट में हम एक चार्ट के थ्रू आपको तकरीबन पूरे चैप्टर का खुलासा बताएंगे कि कौन कौन से फॉर्मूलाज को आप शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले देखें कि आपके पास रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट है,
एरो से आपकी मदद हो जाएगी और साथ में मैं आपको समझाता भी रहूंगा। सबसे पहले रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आपने कैसे निकालना है? कैश कलेक्शन मल्टीप्लाई बाय अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट रेट, ठीक है ना। कैश कलेक्शन को अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट रेट से क्या करवाओगे आप करवाओगे मल्टीप्लाई। ये बीच में जो साइन लगा हुआ है, ये बीच में जो साइन लगा हुआ है ये मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। कैश कलेक्शन को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट रेट से, तो क्या आ जाएगा? रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि आपने पीछे पढ़ा भी। अच्छा, अब क्या करें भाई? कैश कलेक्शन कैसे निकलेगी? कैश कलेक्शन निकालने के लिए आप इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल बिगिनिंग या फिर इंस्टॉलमेंट सेल्स को माइनस करवाएंगे उसमें से इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग को, तो आपके पास आ जाएगी कैश कलेक्शन। इसी तरीके से अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट रेट कैसे निकालेंगे? तो जितना आपका अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट रेट, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट है जो कि कलेक्ट करना है, उसको आप डिवाइड करवा दें। किससे डिवाइड करवाएंगे जनाब? इंस्टॉलमेंट सेल से। ये यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा हुआ है, तो आपके पास अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट रेट आ जाएगा। अच्छा जी, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट रेट कैसे निकाला जाए? तो वो निकालेंगे आप इंस्टॉलमेंट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल से, यानी कि सेल माइनस कॉस्ट, तो आपके पास अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा जी, सेल्स तो गिवन होगी, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स कैसे निकालें? वेरी इजी, आप निकालेंगे इसको किस तरीके से? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग अगर आपके पास है, उसमें आप परचेजेस को जो टोटल आई हैं ऐड करवा दें, उसमें से आप लेस करवा देंगे इसको मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग को लेस करवा दें उसमें से, तो आपके पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स आ जाएगा। तो इसको अगर मैं रिवर्स लेके चलूं, तो इंस्टॉलमेंट सेल्स में से अगर आप कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल माइनस करवाते हैं, तो आपके पास अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को इंस्टॉलमेंट सेल से डिवाइड करवाएंगे तो अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट रेट आ जाएगा, और अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट रेट को कैश कलेक्शन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। कैश कलेक्शन कैसे निकलेगी? इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल बिगिनिंग या इंस्टॉलमेंट सेल में से आप माइनस करवा दें इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग को, तो कैश कलेक्शन आपको फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स का लेक्चर था। आई होप कि आपको एक एक चीज इसमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। अगर आपको इसमें कोई भी चीज समझ में नहीं आती या कोई चीज कंफ्यूज करती है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या उसके अलावा कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर के ऊपर मेरा नंबर मौजूद होता है, व्हाट्सएप पर राब्ता करके भी आप पूछ सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज सर उमर मुगल के नाम पर है, उस पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम के ऊपर भी सर उमर मुगल के नाम से पेज है, उस पर भी आप अपनी क्यूरीज डिस्कस कर सकते हैं।